नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में और इस चैनल पर हम पश्चिम बंगाल पर लगातार वीडियो बना रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने हमारा ये चैनल हर्ष कुमार के नाम से है, जो इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वैसे हमारा नेशनल चैनल है हर्ष की बात लाइव, उसे तो आपने जरूर सब्सक्राइब किया हुआ होगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में रोज नए दांव पेच चल रहे हैं और अब आप सब लोग जान चुके हैं कि जो मतदाता सूचियों का काम था वो पूरी तरह से निपट चुका है। अब केवल ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, जो बड़े विवाद हैं उनको निपटाने के लिए। बाकी मतदाता सूचियां फ्रीज की जा चुकी हैं। नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और 4 मई को नतीजे आएंगे। ममता बनर्जी ने बड़ा हल्ला मचाया, बड़ा हल्ला गुल्ला किया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 दिन के लिए पश्चिम बंगाल में डेरा डालने का ऐलान करके उनकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। और अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं कि किस प्रकार की राजनीति पश्चिम बंगाल में चल रही है, किस प्रकार से पैसे का खेल चल रहा है, किस प्रकार से जो राजनीतिक शुचिता है वो एकदम दांव पर लगा दी गई है। उस पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वहां पर पैसे का खेल, भ्रष्टाचार, स्टिंग ऑपरेशन कोई नई बात नहीं है। 2016 के विधानसभा चुनाव से तो मैं पश्चिम बंगाल की राजनीति को कवर करता रहा हूं। तब से वहां लगातार इसी प्रकार की खबरें आती रही। कभी नारदा घोटाला, कभी शारदा घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला, यहां तक कि सरकार के मंत्री तक जेल जा चुके हैं घोटालों में। स्टिंग ऑपरेशन मिलना, घरों से नोटों की गड्डियां मिलना, ये सब कोई असामान्य सी बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य बात है अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में बात करें। अभी एक लेटेस्ट प्रकरण हुआ हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर, आप सब जानते हैं कि हुमायूं कबीर ने आम जनता उन्नयन पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई थी। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि वो 2021 में भरतपुर सीट से पश्चिम बंगाल में विधायक बने थे टीएमसी के। इससे पहले 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर और 2015 में आईपीएस अधिकारी थे। आईपीएस की नौकरी छोड़ करके वो राजनीति में आए थे। यानी कि आप समझ लेते हैं कि 15 से 26 11 साल का उनका इतिहास है और इस 11 साल के इतिहास में उनको राजनीतिक कैरियर में अपने उन्होंने खूब हलचल मचाई है। बीजेपी में आ गए, फिर अपनी पार्टी का टीएमसी में विलय कर लिया, फिर उनके विधायक बन गए, फिर ममता बनर्जी से झगड़ा कर लिया। पिछले साल 2025 में ममता बनर्जी से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली और यह ऐलान कर दिया कि मुर्शिदाबाद के एक इलाके में वो बाबरी मस्जिद बनवाएंगे और उसके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। राजनीति हिल गई थी। ममता बनर्जी भी परेशान हो गई थी कि भाई ये तो बाबरी मस्जिद बनने लगी है। और मेरा मानना है कि हुमायूं कबीर का राजनीति में उठान केवल और केवल ममता बनर्जी को परेशान कर रहा था। ममता बनर्जी के सामने उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 182 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी समर्थन में आ गई थी कि हम हुमायूं कबीर को सपोर्ट करेंगे। तो हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था और इसी वजह से ममता बनर्जी चाहती थी कि उसको रास्ते से किसी तरीके से हटाया जाए। लेकिन हटाया तो कैसे जाए? अब आपको मैं बताऊं, 9 अप्रैल को टीएमसी के बड़े नेताओं ने, फिरहाद हाकिम जो मंत्री भी हैं और इनके मेयर भी हैं कोलकाता के, ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते हैं, कुणाल घोष जो इनके प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 19 मिनट का एक वीडियो दिखाया गया कि हुमायूं कबीर की सेटिंग हो गई है बीजेपी के साथ और बीजेपी उसे 1000 करोड़ रुपए देने वाली है। 200 करोड़ तो एडवांस दे दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का मैं विवेचन करूंगा और दोस्तों, हुमायूं कबीर ने अब जो आरोप लगाए हैं उसके सीधी सीधी जो रिफ्लेक्शन है वो टीएमसी के ऊपर जा रही है और तमाम संकेत ये मिल रहे हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे उन्होंने कराया था। हुमायूं कबीर ने स्वयं ये बात कही है। इस पूरे प्रकरण का विश्लेषण करेंगे जिसे नाम दिया है द रियलिटी ऑफ एचके, यानी कि हुमायूं कबीर। 19 मिनट का यह स्टिंग ऑपरेशन है। एक वीडियो
हालांकि हुमायूं कबीर का कहना है कि ये 51 मिनट की वीडियो है जो पूरी की पूरी मेरे पास भी है। अब बताइए बीजेपी वाले क्या ऐसा काम करेंगे कि वो हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन करें और उसकी वीडियो वो हुमायूं कबीर को भी दे दें? ऐसा संभव नहीं है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हुमायूं कबीर के राजनीतिक जो बैकग्राउंड है उसको समझना बड़ा आवश्यक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और आईपीएस अधिकारी रहे हैं तो वो जानते हैं कि राजनीति कैसे चलती है। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े, फिर 2021 में टीएमसी में अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया। दिसंबर 2025 में टीएमसी ने उन्हें बाबरी मस्जिद निर्माण जैसे विवादास्पद प्रस्ताव के कारण निलंबित किया, तो उन्होंने इसे अल्पसंख्यक अपमान का रंग देकर आम जनता उन्नयन पार्टी एजेयूपी का गठन कर लिया, और उनका लक्ष्य यह था कि बंगाल के 27% मुस्लिम बैंक में सेंध लगाई जाए। लेकिन दोस्तों सेंध कैसे लगाते? अब जब बदनाम हो गए हैं तो अब सेंध कैसे लगाई जाएगी? अब तो सारे मुसलमान समझ गए हैं कि भाई ये तो एक मोहरा था। अब ये मोहरा बीजेपी का नहीं टीएमसी का है, ये मैं आपको बताता हूं। 9 अप्रैल को जो स्टिंग ऑपरेशन की जो क्लिप दी गई, एडिट करके दी गई है 19 मिनट की, उसमें 1000 करोड़ का सौदा दिखाया गया और 200 करोड़ का एडवांस देने की बात कही गई। और योजना यह थी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 3 से 4 करोड़ रुपए झोंक कर टीएमसी का जो पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक है उसको तोड़ा जाए। इसमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह किया गया है कि कबीर को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई थी, और यह भी कहा टीएमसी के नेताओं ने कि वो डिप्टी सीएम बनना चाहता था, इसलिए ममता बनर्जी से नाराज भी था। यदि ये 70-80 सीटें जीतकर बीजेपी 100-120 सीटें मिल जाती और 70-80 सीटें हुमायूं कबीर, जो संभव नहीं था, जीत लेता, तो दोनों मिलकर के सरकार बनाते और कुर्सी पर काबिज हो जाते। इस खबर पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। और कबीर का यह दावा कि वे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पीएमओ के अधिकारियों के सीधे संपर्क में थे, इस मामले को राज्य स्तर से उठाकर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराज्यीय राजनीति के स्तर पर ले जाता है। हालांकि बाद में अपना एक यू टर्न लिया है। शुरुआत में तो उसने कह दिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा से डील हुई थी, ये हुई थी, लेकिन अब उसने ये भी कहा कि सबसे नाटकीय हिस्सा है ये कि एआई का इस्तेमाल किया गया है और इसको डीप फेक और एआई जनरेटेड बताया। हालांकि ये बात उसकी गलत साबित हुई। हुमायूं कबीर ने बाद में इस बयान से भी अपनी पलटी मार ली और उसने ये भी कह दिया कि इसके पीछे अभिषेक बनर्जी का हाथ है। और 2 लोग उससे उस वीडियो में दिखाया गया है कि मिलने के लिए गए हैं। एक व्यक्ति तो साधु बन करके गया है और दूसरा पत्रकार बन करके गया है। तो इसका यह कहना है कि वो जो व्यक्ति साधु है उसने तो यह कहा कि मैं सिलीगुड़ी का साधु हूं, और दूसरा जो पत्रकार है वो दिल्ली का पत्रकार था, और दोनों ही टीएमसी के कलाकार थे। ममता बनर्जी की पार्टी में बहुत सारे कलाकार शामिल हैं। कबीर का यह दावा है कि उन्हें इन दोनों कलाकारों के माध्यम से फिल्मी पटकथा तैयार करके फंसाया गया। और अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी तुरंत पीछे हट गए। इस स्टिंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो कोलेटरल डैमेज है वो एआईएमआईएम और एजेपी के जो गठबंधन हुआ था वो खत्म हो गया। असदुद्दीन ओवैसी पर पहले ही ठप्पा है कि वो बीजेपी की बी टीम्स के आते हैं, और इस विवाद के बाद तो कबीर के साथ खड़े रखने का कोई जोखिम वो उठा ही नहीं सकते थे, क्योंकि असदुद्दीन तो वास्तव में मुसलमानों की ही राजनीति करते हैं और वो किसी के कहने में आते भी नहीं हैं। और 10 अप्रैल को गठबंधन टूटने से मुस्लिम वोटों के संगठित बिखराव की संभावना कम हो गई, और सीधे तौर पर ममता बनर्जी के लिए यह एक बड़ी राजनीतिक जीत है, क्योंकि अब अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण फिर से टीएमसी की ओर होने के आसार हैं। वैसे जिन लोगों को यह लग रहा था कि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर के ये कहानी बना लेंगे और मुसलमानों को बहका लेंगे, वो गलतफहमी में थे। पश्चिम बंगाल का मुसलमान टीएमसी के अलावा किसी को वोट दे ही नहीं सकता। वो जानते हैं कि बीजेपी और उनके बीच में केवल और केवल टीएमसी खड़ी हुई है, और अगर वो टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो फिर बीजेपी का सत्ता में आना तय है। लेकिन दोस्तों, हुमायूं कबीर वाले प्रकरण में जो भी हुआ, ममता बनर्जी को तो इसमें मुकदमा कराना चाहिए, जांच करानी चाहिए इस मामले की, लेकिन अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी ये सब नहीं होगा। इस पूरे प्रकरण में दोस्तों एक बात तो स्पष्ट हो गई
कि 1000 करोड़ रुपए कबीर को देकर बीजेपी चुनाव कैसे जीत जाती, यह मेरी समझ से बाहर है। ममता बनर्जी की पार्टी, उसको क्या ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे मुसलमान वोट उधर चले जाएंगे? मुझे तो भाई कहीं नहीं लग रहा था। मुझे पहले दिन से ही यकीन था कि हुमायूं कबीर अपनी विधानसभा सीट भी जीतने की स्थिति में नहीं आएगा। और इस देश में अगर मुसलमानों को आप सोचते हैं कि आप इस तरह के कैंडिडेट खड़े करके उन्हें बहका लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अमित शाह से किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा था, अभी पिछले सप्ताह अमित शाह जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, संकल्प पत्र भाजपा का कलकत्ता में, तो किसी पत्रकार ने इस बारे में पूछा था कि साहब एक वीडियो आया है और उस वीडियो में इस तरह से कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ऐसे 1000 वीडियो ला सकती हैं, और जो व्यक्ति बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का साथ देने के बजाय हम 20 साल तक विपक्ष में बैठना और पसंद करेंगे। ये सीधे सीधे मैसेज था कि मुसलमानों के वोट तोड़ना, मुसलमानों के वोट हासिल करना, इस प्रकार का इरादा उनका बिल्कुल नहीं था। और उनका यह भी स्पष्ट मत था कि जैसे बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, या फिर हुमायूं कबीर ने पार्टी बनाई, या पहले उससे पहले पीरजादा ने बनाई थी, फुरफुरा शरीफ वाले जो कलकत्ता के हैं उन्होंने बनाई थी एक पार्टी। ऐसी पार्टियों को बीजेपी ने ना कभी साथ लिया है और ना कभी साथ लेगी। तो यह सोचना कि हुमायूं कबीर केवल और केवल बीजेपी का मोहरा था और उससे कोई लाभ इनको हो सकता था बीजेपी को, मैं तो मानता नहीं हूं। हां, अब इतना जरूर हो गया कि पहले हुमायूं कबीर के रूप में एक आदमी खड़ा किया गया, फिर उसका स्टिंग ऑपरेशन किया गया और यह दिखाया गया कि बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो मुसलमानों में यह मैसेज सीधे सीधे चला गया कि भैया आपकी अपनी हितैषी पार्टी तो केवल टीएमसी और ममता बनर्जी हैं, इसलिए इसी की तरफ जाना है। तो मुझे लगता है कि इसके खुलासे से ममता बनर्जी को फायदा हो गया, बीजेपी का फायदा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नमस्कार।